हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका RSMB जेई 2022 के स्पेशल जेई साहब बैच में। तो आज हम सोइल मैकेनिक्स के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस इज यूज टू मेजर द लिक्विड लिमिट ऑफ सोइल। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा एपरेटस है जिसका यूज़ लिक्विड लिमिट ऑफ सोइल निकालने के लिए किया जाता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैसाग्रांडे एपरेटस। कैसाग्रांडे एपरेटस जो होता है उसका यूज़ मेनली लिक्विड लिमिट ऑफ सोइल निकालने के लिए किया जाता है। ये जो एपरेटस होता है ये एक कटोरी शेप का होता है जिसमें एक हैंडल लगा होता है। ये जो एपरेटस होता है इसके अंदर हम सोइल को भरते हैं और एक कटिंग टूल होता है जिसे कैसाग्रांडे कटिंग टूल या फिर ASTM कटिंग टूल, दो प्रकार के कटिंग टूल होते हैं, उनका यूज़ करके एक खाँचा काटा जाता है। तो पानी की वह मात्रा जिसमें सोइल जो होती है उसमें काटा गया खाँचा 25 ब्लोज में फिल हो जाता है, उसे लिक्विड लिमिट ऑफ सोइल कहा जाता है। ये बात हो गई लिक्विड लिमिट ऑफ सोइल की। नेक्स्ट बात करते हैं ना क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये कह रहा है इन लिक्विड लिमिट टेस्ट कैसाग्रांडे टूल कट्स ए ग्रूव है यहाँ पर खाँचा GROVE। इन लिक्विड लिमिट टेस्ट कैसाग्रांडे कटिंग टूल कट्स ए ग्रूव इन mm विड्थ एट टॉप। यानी कैसाग्रांडे कटिंग टूल जो होता है उससे जो ग्रूव काटा जाता है उसकी टॉप में विड्थ कितनी होती है। तो आपके पास चार ऑप्शंस है, आपका समय शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11 mm। यानी कि जो कैसाग्रांडे कटिंग टूल जो होता है उससे जब हम ग्रूव खाँचा काटते हैं तो उसकी बॉटम, टॉप और उसकी हाइट जो होती है वो कितनी होती है। तो बॉटम जो होता है उस पर खाँचा काटता है 2 mm का, टॉप पर खाँचे की विड्थ होती है 11 mm और उसकी खाँचे की हाइट जो होती है वो होती है 8 mm। ये बात हो गई कैसाग्रांडे कटिंग टूल के द्वारा जो काटा जाता है ग्रूव की। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, वो क्या है, द वाटर कॉन्टेंट एट विच सोइल चेंज फ्रॉम प्लास्टिक स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज़ नोन एज। यानी कि सोइल में पानी की वह मात्रा जिसमें कोई सोइल जो है वो प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिक्विड लिमिट। यानी कि आपने देखा होगा एटरबर्ग्स ने जो चार्ट दिया था वो कुछ इस प्रकार से था कि सबसे पहले होती है सॉलिड स्टेट, उसके बाद सोइल चेंज होती है सेमी सॉलिड जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं, उसके बाद प्लास्टिक और लास्ट में लिक्विड। तो यहाँ पे जो लिमिट होती है वो होती है लिक्विड लिमिट, यहाँ पर जो होती है वो होती है प्लास्टिक लिमिट और यहाँ पर जो होती है वो होती है श्रिंकेज लिमिट। यानी कि पानी की वह मात्रा जिसमें कोई सोइल प्लास्टिक लिमिट से लिक्विड स्टेट में जा रही है तो उसे क्या कहते हैं, लिक्विड लिमिट ऑफ सोइल कहा जाता है। ये बात होगी क्वेश्चन नंबर 3 की। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है द लोएस्ट वाटर कंटेंट एट विच सोइल कैन बी कम्प्लीटली सैचुरेटेड इज कोल्ड। यानी कि पानी की वह न्यूनतम मात्रा जिसमें जो सोइल होती है वो बिल्कुल सैचुरेटेड अवस्था में होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको कमेंट करना है। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट जो होती है उस पर कोई भी सोइल जो होती है कम्प्लीटली सैचुरेटेड अवस्था में होती है। और श्रिंकेज लिमिट क्या किसे कहते हैं, तो पानी की वह मात्रा जिसमें कोई सोइल जो है वो सॉलिड अवस्था से किस में चेंज हो जाती है, सेमी सॉलिड अवस्था में चेंज हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है, श्रिंकेज लिमिट ऑफ सोइल कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है, द मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट एट विच द सोइल जस्ट बिगिन टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू 3 mm थ्रेड्स इज नोन एज। यानी कि सोइल में पानी की वह मिनिमम मात्रा जिसमें अगर सोइल को 3 mm के थ्रेड में रोल किया जाए तो वह बिना टूटे रोल हो जाए तो उस लिमिट को क्या कहा जाता है। आपके पास चार ऑप्शंस है, आपका समय शुरू होता है अब।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट जो होती है उसमें अगर किसी सॉइल को हम 3 mm के थ्रेड में रोल करें तो वह टूटनी नहीं चाहिए, ये क्या हो जाती है, प्लास्टिक लिमिट। और प्लास्टिक लिमिट कहते किसे हैं, प्लास्टिक लिमिट कहते हैं पानी की वह मात्रा जिसमें कोई सॉइल जो होती है वो सेमी सॉलिड स्टेज जो है उससे किस में चेंज हो जाए, प्लास्टिक स्टेज में चेंज हो जाए, प्लास्टिक स्टेज में चेंज हो जाए, उस पानी की मात्रा को क्या कहते हैं, प्लास्टिक लिमिट कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 6, ये क्या कह रहा है, एट श्रिंकेज लिमिट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन परसेंटेज ऑफ सॉइल इज, यानी कि श्रिंकेज लिमिट पर सॉइल में डिग्री ऑफ सैचुरेशन की मात्रा कितनी होती है परसेंटेज के अंदर, आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो श्रिंकेज लिमिट होती है उसमें कोई भी सॉइल जो होती है कम्प्लीटली सैचुरेटेड अवस्था में होती है। तो सैचुरेटेड अवस्था में होगी तो वाटर कंटेंट कितना होगा, 100%, 100%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 100%। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7, ये क्या कह रहा है, टू डिटरमाइन द लिक्विड लिमिट ऑफ द इन द फ्लो कर्व द वाटर कंटेंट इज प्लॉटेड ऑन, यानी कि फ्लो कर्व के माध्यम से जब हम लिक्विड लिमिट निकालते हैं तो वाटर कंटेंट जो होता है उसको कौन से एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिक्विड लिमिट निकालने के लिए जो हम फ्लो कर्व बनाते हैं, इस फ्लो कर्व किन किन के बनता है, वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज के मध्य जो ग्राफ बनता है उसे क्या कहते हैं हम, फ्लो कर्व या फिर फ्लो इंडेक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इनके मध्य जो ग्राफ बनता है उसे फ्लो कर्व के माध्यम से निकालते हैं। यहाँ पर जो वाटर कंटेंट होता है उसे कौन सी एक्सिस पर दर्शा रहे हैं हम, वाई एक्सिस पे दर्शा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर ए सॉइल मास इज कॉल्ड, यानी कि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ सॉइल मास को क्या कहा जाता है। इन ऑप्शंस को देखें तो लिक्विडिटी इंडेक्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है W - PL अपॉन में IP। ये किसका फॉर्मूला होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बात, और कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, W - PL अपॉन में IP। तो इसमें से हमसे पूछा गया है लिक्विड लिमिट अपॉन में प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी कि IP। तो ये रेशियो जो होता है वो आप कहीं पे भी देखेंगे तो ये नन ऑफ दीज होएगा, यानी कि ये वाला रेशियो कुछ कहलाता ही नहीं है सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दीज, यानी कि लिक्विड लिमिट और जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है IP, इसका रेशियो इनमें से कोई भी नहीं कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है, द लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इज टर्म्ड एज, यानी कि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का जो अंतर होता है वो इनमें से क्या कहलाता है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इसे जो है हम IP के द्वारा डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। एक इम्पोर्टेंट बात है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये 0 हो सकता है। यानी कि कंडीशन क्या कह रहा हूँ मैं, अगर प्लास्टिक लिमिट जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाए लिक्विड लिमिट से तो 1 नेगेटिव आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। हम फिर इसको वैल्यू कितने मानेंगे, 0 मानेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है इफ़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल मास इज 0 द सॉइल इज, अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी कि IP जो है उसकी वैल्यू 0 है तो सॉइल कैसी होगी। आपके पास 4 ऑप्शन है।
करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि अगर किसी सॉइल में प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि उसमें चिकनाहट की मात्रा बिल्कुल 0 है, तो यानी कि उसे किसी भी शेप में हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सैंड। सैंड को हम किसी भी शेप में चेंज नहीं कर सकते, जबकि सिल्ट, क्ले या फिर क्लेई सिल्ट जो होती है उनमें प्लास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, यानी कि उसको हम पानी की मात्रा करके किसी भी शेप में डाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है ए सोइल विद प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू 0 मे बी कोल्ड एज। अगर किसी सोइल जो उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी भी सोइल जो है उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी कि आईपी बराबर 0 है तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन प्लास्टिक कहेंगे। सिंपल सी बात है। और इसके अंदर 2 सोइल आती है, 2 कैटेगरी आती है। एक तो आती है सैंड और एक आती है ग्रेवल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कह रहा है? टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ, यानी कि टफनेस इंडेक्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टफनेस इंडेक्स जो होता है इसे आईटी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आईपी, यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन में फ्लो इंडेक्स, आईपी अपॉन में आईएफ। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कह रहा है? व्हेन द कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज 0 द सोइल इज एट इट्स, यानी कि जब किसी सोइल की कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो होता है वो 0 हो जाता है तो वो कौन से लिमिट के अंदर आती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिक्विड लिमिट। अगर किसी सोइल का कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है वो 0 है तो वो लिक्विड लिमिट के अंदर आती है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है CI, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड लिमिट माइनस W, यानी कि वाटर कंटेंट, अपॉन में IP, यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ ए सोइल इज, यानी कि यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो होता है उसकी रेंज कितनी होती है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो होती है उसकी रेंज होती है इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है D60 अपॉन में D10। ये इसका फॉर्मूला होता है और इसकी वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। यूनिफॉर्मली सोइल है तो इसका वैल्यू होगी 1। अगर वेल ग्रेडेड ग्रेवल है तो इसकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन 4, और अगर वेल ग्रेडेड सैंड है तो इसकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन 6। ये तीनों चारों क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 15। ये कह रहा है ए सोइल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ नियरली द सेम साइज इज नोन एज, यानी कि अगर एक सोइल है जिसमें सभी पार्टिकल्स जो है वो लगभग सेम साइज के हैं तो ऐसे सोइल को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शंस है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोइल। ऐसी सोइल जिसमें लगभग सारे पार्टिकल सेम साइज के हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोइल। और वेल ग्रेडेड सोइल किसे कहा जाता है? ऐसी सोइल जिसमें सारे के सारे पार्टिकल साइज उपस्थित हो, उसे किस नाम से जाना जाता है? वेल ग्रेडेड सोइल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गैप ग्रेडेड सोइल। ये क्या होती है? ऐसी सोइल्स, मान लीजिए किसी सोइल में 1 से लेके 10 तक के साइज़ के पार्टिकल्स है, लेकिन उसमें बीच में 2 mm 3 mm साइज़ के पार्टिकल नहीं है, तो ऐसी सोइल किस नाम से जानी जाती है? गैप ग्रेडेड। यानी कि एक जो साइज़ चल रहा है उसमें से कुछ साइज़ के पार्टिकल है ही नहीं पूरी सोइल में, तो वो किस नाम से जाना जाता है? गैप ग्रेडेड सोइल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या कह रहा है? द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ऑफ वेल ग्रेडेड सोइल्स लाइज बिटवीन,
यानी कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होता है यूनिफॉर्म वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए उसकी रेंज क्या होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होता है जिसे हम सीसी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उसकी रेंज जो होती है वो होती है 1 से 3 के बीच में। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है D30 का स्क्वायर अपॉन में D60 इंटू में D10, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला। और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होता है वो किसी सॉइल के अंदर उसके पार्टिकल की शेप और साइज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या कह रहा है, द सेडिमेंटेशन एनालाइज फॉर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज एडोप्टेड फॉर सॉइल पार्टिकल दैट आर फाइनर देन। यानी कि जब हम किसी सॉइल का सेडिमेंटेशन एनालाइज करते हैं तो वो उसके लिए करने के लिए जो पार्टिकल का साइज़ जो होता है उसकी रेंज क्या होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 75 माइक्रोन। यानी कि 75 माइक्रोन जो होते हैं उससे छोटे पार्टिकल्स के लिए सेडिमेंटेशन एनालाइज किया जाता है, जबकि 75 माइक्रोन से जो बड़े पार्टिकल होते हैं उनके लिए सीव एनालाइज किया जाता है। इसमें भी 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है ड्राई सीव एनालाइज और एक होता है वेट सीव एनालाइज। ऐसे पार्टिकल जिनका साइज़ जो होता है 4.75 mm से बड़ा होता है, 4.75 mm से बड़ा होता है, उनके लिए कौन सा किया जाता है, ड्राई सीव एनालाइज। और ऐसे पार्टिकल जिनका साइज़ जो होता है 4.75 mm से छोटा हो जो कि 75 माइक्रोन से बड़ा हो, उनके लिए क्या किया जाता है, वेट सीव एनालाइज किया जाता है। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो ग्रेवल या फिर सैंड के लिए जो किया जाता है वो किया जाता है ड्राई सीव एनालाइज, और इससे छोटे पार्टिकल्स के लिए किया जाता है वेट सीव एनालाइज। और सबसे छोटे पार्टिकल्स के लिए कौन सा किया जाता है, सेडिमेंटेशन एनालाइज किया जाता है। सेडिमेंटेशन एनालाइज जो होता है वो स्टोक लॉ के ऊपर निर्भर करता है, जहाँ पर हम टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं जिसे हम सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 18। ये कह रहा है ए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गिव एन आइडिया अबाउट। यानी कि जो हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं उससे हमें किस बात की नॉलेज प्राप्त होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं वो किसी सॉइल में इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को निकालने के लिए या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के लिए, यानी कि उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स जो उनका साइज़ क्या क्या है उसको पता करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टोक लॉ द टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन। यानी कि स्टोक लॉ के अनुसार जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, यानी कि जिसे हम सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, वो इनमें से किस पर डिपेंड करती है। आपके पास 4 ऑप्शंस है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। टर्मिनल वेलोसिटी हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है रो एस माइनस रो डब्लू अपॉन में 18 नीटा इंटू डी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है टर्मिनल वेलोसिटी या फिर जिसे हम सेटलिंग वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये वेट ऑफ सॉलिड के भी ऊपर डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ ग्रेन के ऊपर भी निर्भर कर रहा है और शेप ऑफ ग्रेन के ऊपर भी निर्भर कर रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, व्हेन द हाइड्रोमीटर एनालिसिस इज परफॉर्म्ड इट रिक्वायर करेक्शन फॉर। जब हम हाइड्रोमीटर टेस्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से करेक्शन किए जाते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है। 3, 2, 1, go। जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब हम हाइड्रोमीटर टेस्ट करते हैं तो उसमें 3 प्रकार के करेक्शन किए जाते हैं, टेम्परेचर करेक्शन, मिसनियस करेक्शन और डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। ये तीनों करेक्शन किस में किया जाता है, हाइड्रोमीटर टेस्ट में किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे दूसरी ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।